हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉलिड स्टेट के लेक्चर सेकंड के बारे में बात करेंगे। इसके पहले लेक्चर वन में हम लोग बात किए थे सॉलिड स्टेट क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में स्टडी किए, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात किए, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, इस तरीके से कई सॉलिड के बारे में हम लोग बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस के बारे में, सम डेफिनेशंस ऑफ सॉलिड स्टेट, some definitions first of all we are taking to lattice space। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैटिस पॉइंट के बारे में। लैटिस पॉइंट, व्हाट इज लैटिस पॉइंट? किसी भी सॉलिड में जो आयंस होते हैं या एटम होते हैं जिनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग स्पेस में पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स are represented by a point, represented by point in space called lattice point, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो ये आपका सोडियम है, Na प्लस ठीक है ना। इनको अगर हम लोग पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो इसको हम लोग ऐसे पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे Na++ को, ठीक है। स्पेस में जो है क्रिस्टल को ऐसे पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? लैटिस पॉइंट। सेकंड इज लैटिस स्पेस। आपको पता है किसी भी क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो जिस स्पेस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं वही स्पेस उसका लैटिस स्पेस कहलाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ लैटिस point in a space called lattice space, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? लैटिस स्पेस। जैसे ये पॉइंट जिस स्पेस में रिप्रेजेंट किया गया है दैट स्पेस इज कॉल्ड लैटिस स्पेस। और इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे? लैटिस पॉइंट। थर्ड डेफिनेशन इज यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल का मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट। यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट which is repeated throughout the unit cell, throughout the unit cell, throughout the crystal called unit cell। ये कुछ डेफिनेशन है। जैसे अगर मैं सपोज करो इस यूनिट सेल को, इस पॉइंट को मैं अगर ऐसे मिला दूं तो यहाँ पर क्या बन रहा है? एक यूनिट सेल मिल रहा है।
यूनिट सेल। ये यूनिट सेल जो होता है ये लैटिस पॉइंट की रिपीटिंग यूनिट को इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पर भी अगर हम लोग मिला दें तो यहाँ पे भी एक यूनिट सेल बन जाएगा। तो क्या कहा गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस पॉइंट विच इज रिपीटेड थ्रू द यूनिट थ्रू द क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल में बार बार लैटिस पॉइंट आ रहा है, उसको अगर हम लोग मिला देते हैं आपस में तो वो क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट आपका होगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हम लोग जो है 3 तरह की यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। पहला है आपका 1 डायमेंशनल यूनिट सेल। फर्स्ट इज 1D यूनिट सेल या 1 डायमेंशनल यूनिट सेल। वन डायमेंशनल यूनिट सेल या इसी को 1D यूनिट सेल बोलते हैं। 1D फॉर डायमेंशनल यूनिट सेल, 1D यूनिट सेल। 1D यूनिट सेल का मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल्स को इस तरीके से अरेंज किया जाए, जैसे ये एक ही डायमेंशन में रखा जाए, पार्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक ही डायमेंशन रखा जाए, या इसी को अगर हम लोग यूनिट्स, इसी को हम लोग लैटिस पॉइंट में रिप्रेजेंट करें ऐसे। ठीक, जब पार्टिकल्स एक ही डायमेंशन में रखे जाते हैं तो उनको 1 डायमेंशनल यूनिट सेल बोलते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिर्फ यही एक ही पैरामीटर होता है जो कि 1 डायमेंशनल यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे लिख सकते हैं only one parameters are required, only one parameter is required in 1D unit cell, that is क्या है, A क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स। A क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, 2 constituent particles। इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है 1D यूनिट सेल में। सेकंड हम लोग बात करेंगे 1D यूनिट सेल के बाद 2D यूनिट सेल। 2D यूनिट सेल, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल के बारे में। नाम से स्पष्ट है कि जो ऐसी यूनिट सेल जो 2 डायमेंशन में पार्टिकल्स के रखने से फॉर्म होते हैं उनको 2D यूनिट सेल बोलते हैं। अगर इनके पार्टिकल्स रखे जाएं तो ऐसे रखे जाएंगे, जैसे इसको अगर हम लोग लैटिस पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट करें, ये लैटिस पॉइंट 2D डायमेंशन, चूँकि 2 डायमेंशन में रखे गए हैं, और अगर इनको मिलाकर एक यूनिट सेल बना दिया जाए, चूँकि आपको बताया गया है कि जो लैटिस पॉइंट होते हैं, लैटिस पॉइंट को मिलाकर कंबाइन करके यूनिट सेल बना दिया जाता है। ये जो यूनिट सेल बना है ये 2 डायमेंशनल यूनिट सेल है। ये जो यूनिट सेल बना है ये 1 डायमेंशनल यूनिट सेल है। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सपोज करो ये ए है और ये बी है, ओके, और इसमें एंगल की भी जरूरत होती है, ये एंगल होगा। तो 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट हुई। तो आप कह सकते हैं देयर आर 3 parameters are required, 3 parameters are required to define 2D unit cell, that is A, B and theta। ओके, A B आपका क्या है, डिस्टेंस है, थीटा एंगल है।
अब ये जो 2D यूनिट सेल होता है इसके टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ 2D यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ 2D यूनिट सेल। टू डी यूनिट सेल के कितने टाइप्स होते हैं? पहला टाइप्स हम लोग लेने वाले हैं स्क्वायर यूनिट सेल। स्क्वायर यूनिट सेल। स्क्वायर यूनिट सेल का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्क्वायर फॉर्म में ऐसे अरेंज होते हैं, इस तरीके से यूनिट सेल बनते हैं, और जहाँ पर ए और बी आपस में इक्वल हो, ए बी इक्वल हो, और जो इसका एंगल हो वो 90 डिग्री हो, इसका एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, उसका नाम होता है स्क्वायर यूनिट सेल। जहाँ पर ए और बी आपस में बराबर हो और थीटा 90 डिग्री हो। सेकंड इज रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। सेकंड हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल में क्या होता है? रेक्टेंगुलर यूनिट सेल रेक्टेंगुलर यूनिट सेल ध्यान रखिएगा। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर यूनिट सेल है, ए बी आपस में इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ए बी आपस में इक्वल है, ए इक्वल टू बी, बस लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। रेक्टेंगुलर है ना, ए बी, हाँ 60 डिग्री, तो उसको रेक्टेंगुलर यूनिट सेल बोलेंगे। एक मिनट, रेक्टेंगुलर नहीं है, ए बी की वैल्यू ये है रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। ये ए हुआ और ये बी हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। जब ए और बी आपस में इक्वल ना हो और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो उसको रेक्टेंगुलर यूनिट सेल बोलते हैं। ये है आपका रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। थर्ड इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होता है कि आपके पास इस तरीके से ये ए है, ये बी है, ए बी आपस में बराबर होंगे, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ये थीटा है जिसकी वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। हेक्सागोनल, हेक्सा मीन 60, हेक्सागोनल यूनिट सेल। नेक्स्ट इज रोम्बिक यूनिट सेल। फोर्थ इज रोम्बो यूनिट सेल। रोम्बिक यूनिट सेल। रोम्बिक यूनिट सेल में क्या होता है? रोम्बिक यूनिट सेल में ए इक्वल टू बी होगा, ए इक्वल टू बी होगा, बट थीटा इक्वल टू जो होगा ना तो 60 डिग्री होगा और ना ही थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। 60 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन 60 डिग्री नहीं होगा। 90 डिग्री से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 90 डिग्री नहीं होगा। रोम्बिक यूनिट सेल। नेक्स्ट आपका होता है, फिफ्थ तो आपका होता है पैरेललोग्राम यूनिट सेल। ग्राम यूनिट सेल। पैरेललोग्राम यूनिट सेल में क्या होता है? इसमें ए और बी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ए बी आपस में इक्वल नहीं होता है, न ही थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होता है। इस तरीके से हम लोग 2D यूनिट सेल में 5 प्रकार के यूनिट सेल के बारे में बात किए। अर्थात जो हमारा 2D यूनिट सेल होता है वो 5 प्रकार से रीअरेंजमेंट कर सकता है। इस रीअरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं ब्रेविशेस।
तो 2D में जो होते हैं 5 ब्रेविसेस बनते हैं, 5 ब्रेविसेस, 5 ब्रेविसेस आर फॉर्म इन 2D यूनिट सेल। 2D यूनिट सेल में जो है 5 ब्रेविसेस बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 3D यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? 3D यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। 3D यूनिट सेल में आइए देखें। थ्री यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल का मतलब ये होता है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, जैसे सपोज करो ये पार्टिकल्स मैंने रखा 2 डायमेंशनल में, ये पार्टिकल्स मैंने रखा और इसके ऊपर से इस तरीके से मैंने इस पे रखा। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये 2 डायमेंशन में है, 2D में है, और ये भी 1D में। तो ओवरऑल 3D बन रहा है, 3 डायमेंशन बन रहा है। लेकिन जब इसका हम लोग क्यूब बनाएंगे तो इस तरीके से 3 डायमेंशन का हम लोग क्या बनाएंगे? क्यूब बनाएंगे। ये क्यूब बनाएंगे और ध्यान रखिएगा इस क्यूब में क्या है, सपोज करो ये हमारा जो है ए है और ये बी है और ये क्या है? सी है। कितनी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है? 3, ए बी सी। और साथ साथ इसमें ये एंगल अल्फा बना रहा है, ये एंगल बीटा बना रहा है और ये एंगल गामा बना रहा है। तो देयर आर 6 parameters. There are 6 parameters are required to define 3D unit cell. 3D यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी? ए बी सी अल्फा बीटा और गामा, ये 6 पैरामीटर की रिक्वायर होती है 3D यूनिट सेल के। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल में हम लोग क्रम से बात करते चलेंगे एक एक को लेकर। पहला है क्यूबिकल यूनिट सेल। क्यूबिकल यूनिट सेल। क्यूबिकल यूनिट सेल में हम लोग ऐसे बनाएंगे क्यूबिकल यूनिट सेल। ये आपका क्यूबिकल यूनिट सेल है, ये क्यूबिकल यूनिट सेल है। और इस क्यूबिकल यूनिट सेल में सपोज करो ये हमारा क्या है? ए है, ये बी है और ये सी है। ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है 3D में क्यूब में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिकल यूनिट सेल। सेकंड है क्यूबिकल यूनिट सेल के बाद हम लोग स्टडी करते हैं टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल में क्या होता है? जैसे ये इस तरीके से हम बना देते हैं टेट्रागोनल यूनिट सेल। ये टेट्रागोनल है, ये सपोज करो ए है और ये बी है और ये सी। इसका मतलब क्या होगा? टेट्रागोनल यूनिट सेल में ए इक्वल टू बी होगा बट ए बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और 90 डिग्री में अरेंज होंगे।
नेक्स्ट है आपका हेक्सागोनल यूनिट सेल। थर्ड इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल आप कैसे बनाओगे? ऐसे आप बनाएंगे, इसको हम लोग ऐसे जोड़ देंगे, इसको ऐसे, सॉरी, इसको भी इस तरीके से जोड़ेंगे, ये वाला पॉइंट इससे जोड़ेंगे, ये वाला पॉइंट इससे जोड़ेंगे, ये वाला इससे जोड़ देंगे, ये वाला इससे जोड़ देंगे। ये हमारा क्या है? हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब इस हेक्सागोनल यूनिट सेल में जितने भी एंगल होंगे, जो अगर हम इसको ए माने, ए, और ये बी है, और ये क्या है? सी है। इसका एंगल जो है यहाँ पे 120 है, यहाँ पे जो है 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेक्सागोनल यूनिट सेल में अल्फा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ए बी के बराबर है लेंथ, लेकिन सी इसके इक्वल नहीं है। और अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। हेक्सागोनल यूनिट सेल। थर्ड के बाद हम लोग फोर्थ स्टडी करने चल रहे हैं, आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में ध्यान से देखें, आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में ये लाइक मैच बॉक्स होता है, लाइक मैच बॉक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये मैच बॉक्स की तरह होते हैं। इसमें ए बी सी आपस में इक्वल नहीं होते। ए नॉट बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी आपस में इक्वल नहीं होंगे। और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा आपस में जो होंगे वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। नेक्स्ट आपका होता है रोम्बोहेड्रल। फाइव्थ आपका होता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल में क्या होता है? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ए बी सी आपस में इक्वल, सॉरी, ए बी सी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए बी सी आपस में इक्वल होंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होंगे, बट गामा जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा रोम्बोहेड्रल में। रोम्बोहेड्रल के बाद हम लोग स्टडी करने चलेंगे अब ट्राइक्लिनिक। 6 है आपका। और रोम्बोहेड्रल के बाद मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होता है? मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में ध्यान रखिएगा, ए बी सी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ए बी सी आपस में इक्वल नहीं होंगे। अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री होगा, बट गामा जो होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। थोड़ा सा इसके जैसा है। ए बी सी इधर तो मैच कर रहे हैं, आपस में बराबर हैं, लेकिन इधर ए बी सी बराबर नहीं होंगे। अल्फा बीटा 90 डिग्री है, ये भी अल्फा बीटा 90 डिग्री, लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं है। उसका जस्ट अपोजिट है रोम्बोहेड्रल का। नेक्स्ट आपका होता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है? ट्राइक्लिनिक में ए बी सी ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ए बी सी आपस में बराबर नहीं होंगे। अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा। बीटा जो होगा अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा, न ये गामा के बराबर होगा, न ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब अल्फा ये जो होता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। ओके, मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। तो इस तरीके से इसमें
7 प्रकार का ये अरेंजमेंट हुआ। लेकिन प्रत्येक क्रिस्टल्स जो होते हैं, प्रत्येक टाइप्स के जो 3D होते हैं, वो अलग अलग अरेंजमेंट भी आपस में रखते हैं। आइए मैं आपको बताऊं। अब हम लोग एक क्यूब के जनरली सिंपल क्यूब के बारे में बात करेंगे। ये तो मैंने आपको अरेंजमेंट बताया। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल। ये तो अरेंजमेंट था, अब टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल में पहला हम लोग स्टडी करते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, ऑल द एटम्स, या आप ऐसे लिख सकते हैं एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर। जितने भी कॉर्नर होंगे एटम उसी पे प्रेजेंट होगा। जैसे ये आपका क्यूब है, इस क्यूब में ये क्यूब है, तो इसमें यहाँ पे एटम होंगे, यहाँ पे एटम होंगे, यहाँ पे एटम होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे और यहाँ पे। चूंकि क्यूब का ये हिस्सा क्या कहलाता है, कॉर्नर कहलाता है। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, सारे एटम जो होते हैं कॉर्नर पे होते हैं। और जो सारे एटम कॉर्नर पे होंगे, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी चीज, अगर हम लोग इसमें देखें, चूंकि एक क्यूब में इस तरीके से कॉर्नर पे एटम लगे होते हैं, कितने, अगर हम लोग बात करें सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर पे लगा हुआ एटम कितना हिस्सा जो है इसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो देखिए एक एटम जो है इस क्यूब में 1/8 हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। ये भी 1/8 हिस्सा ही कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 1/8 ही हिस्सा, ये 1/8 हिस्सा, ये भी 1/8 हिस्सा ही कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 1/8 हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 1/8 हिस्सा, ये भी 1/8 हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगा। कैसे हो रहा है देखिए जरा। क्योंकि इस क्यूब में मैं आपको बताऊं, जब कोई भी आप ऐसे क्यूब यूनिट सेल बनाते हो, तो ये सपोज करो मैंने ऐसा यूनिट सेल बना दिया, 1 2 3 4 यूनिट सेल। यहाँ पे 4 यूनिट सेल, इस तरीके से इसमें 4 यूनिट सेल है। अगर इस एटम को यहाँ पे कॉर्नर पे रख दिया गया है, कॉर्नर पे रख दिया गया है, और फिर यहाँ पर भी एटम, यहाँ पर भी यूनिट सेल ऐसे बना दिए गए हैं। ओके, इसमें कितने हैं, चलो 5 से काउंट करते हैं, 5 6 7 8। अगर इस यूनिट सेल को इस पे रख दिया जाए, तो जरा आप सोचिए क्या होने वाला है। अगर इस पे रख दिया जाए तो इस तरीके से फीचर आप पाएंगे। ओके, ऐसा फीचर मिलने वाला है। तो 5 6 7 और 8। तो ये एटम कितने एटम को, ये एटम कितने क्यूब को टच कर रहा है, तो ये आप कहेंगे 8 क्यूब को टच कर रहा है। अगर इस कॉर्नर पे एटम लगा हुआ है तो इसके बगल में भी क्यूब है, जस्ट इसके बगल में क्यूब है, इसके पीछे क्यूब है, इसके पीछे क्यूब है, इसके बगल में क्यूब, इसके पीछे क्यूब, इसके पीछे क्यूब, 4 नीचे हो गए। फिर इसके ऊपर क्यूब होगा, उसके पीछे वाले के ऊपर क्यूब होगा, उसके पीछे उसके बगल वाले के ऊपर क्यूब होगा, इसके ऊपर क्यूब होगा। 4 क्यूब नीचे है, 4 क्यूब ऊपर है। बात ध्यान समझिए। जैसे सपोज करो अगर इस कोने पर एटम को रख दिया जाए, तो इस दीवार से बगल की रूम की दीवार लगी हुई है, इसके पीछे की लगी हुई है, इसके और पीछे की, मतलब एक कॉर्नर से 4 क्यूब टच है। अगर यहाँ पर एटम रख दिया जाए, इसके बगल में एक क्यूब है, इसके पीछे, इसके बगल में भी एक क्यूब है, और इसके बगल में, इस क्यूब के बगल में एक क्यूब है, तो 4 नीचे हो गए और फिर 4 ऊपर हो गए। तो इस तरीके से अगर कॉर्नर पे एटम लगे होते हैं तो कॉर्नर का 1/8 हिस्सा ही एक क्यूब के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कितना इफेक्टिव एटम आ रहा है। अगर हम लोग बात करें इफेक्टिव एटम की बात करें तो इफेक्टिव एटम कितना आ रहा है, 1/8 × 8 = 1।
अर्थात सिंपल क्यूब में अगर पूरा एटम ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ एक ही एटम आ रहा है। 8 एटम लगे हैं कॉर्नर पे, लेकिन एक क्यूब में सिर्फ 1/8 ही हिस्सा आ रहा है, तो 1/8 × 8 = 1। ये हो गया सिंपल हुआ प्रिमिटिव। सेकंड आप लोगों को स्टडी कराएंगे, सेकंड आपको स्टडी करना है। दूसरा है आपका सिंपल के बाद स्टडी करेंगे बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड BC इसको बोलते हैं। यस, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, ये हमारा जैसे क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है। इस क्यूब में क्या है, पहली बात तो सारे एटम को कॉर्नर पे रख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक एटम को बॉडी में रख दीजिए, बॉक्स के जस्ट बीचों बीच रख दीजिए। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी, एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर्स, सारे एटम कॉर्नर पे होंगे, प्लस 1 प्लस बॉडी सेंटर, प्लस बॉडी सेंटर। इसको बोलते हैं, ये एरिया कहलाती है बॉडी सेंटर। बॉक्स के क्यूब के बीचों बीच एरिया बॉडी सेंटर कहलाती है। एटम सारे कॉर्नर पे होंगे और एक बॉडी में होगा, तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड। अगर यहाँ पे हम लोग इफेक्टिवली एटम की बात करें, कितना इफेक्टिव एटम आ रहे हैं, तो आपको पता है ये तो 1/8 हिस्सा आएगा, ये 1/8 हिस्सा आएगा, ये भी 1/8 हिस्सा आएगा, ये भी 1/8 हिस्सा आएगा, ये 1/8 हिस्सा आएगा, ये भी 1/8 हिस्सा आएगा, ये तो भी 1/8 हिस्सा, ये भी 1/8 हिस्सा। लेकिन ये कितना है, ये 100% आ रहा है, अर्थात 1 पूरा एटम इसी क्यूब का है, किसी और का नहीं है, इसको कोई और नहीं बांट रहा है। क्योंकि ये बीचों बीच क्यूब में है, ये जो यूनिट सेल है 3D का यूनिट सेल, इसकी रिपीटिंग यूनिट बनती है। 3D की रिपीटिंग यूनिट का मतलब ये हुआ, जैसे मैं 3D हुआ तो मेरे बगल में एक यूनिट सेल, इसके बगल में एक यूनिट सेल, मेरे नीचे एक यूनिट सेल, मेरे ऊपर एक यूनिट सेल, मेरे सामने एक यूनिट सेल, मेरे पीछे यूनिट सेल। मतलब अगर सपोज करो मैं एक यूनिट सेल हूँ, तो कितने यूनिट सेल से घिरा हूँ, इधर इस साइड से यूनिट सेल हूँ, इधर से घिरा हूँ, इधर से घिरा हूँ, इधर से घिरा हूँ, ऊपर से घिरा हूँ और नीचे से घिरा हूँ। तो इसलिए इसका 1/8 ही हिस्सा आता है। लेकिन अगर कोई भी एटम जो है बॉक्स में है क्यूब में है, तो वो उसका 100% आ जाएगा। तो इफेक्टिव एटम कितने आ रहे हैं, इफेक्टिव एटम जो हैं क्यूब में कितने आ रहे हैं, इक्वल टू 1/8 कितने हैं, 8 हैं, इंटू 8 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। बॉडी सेंटर में टोटल एटम 2 ही है, ये बॉडी सेंटर हो गया। बॉडी सेंटर के बाद हम लोग स्टडी करने चलेंगे, नेक्स्ट आपका है थर्ड इज फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स आर at all corners plus all face plus one opposite face, one opposite face, one opposite face। अगर जैसे सपोज करो ये क्यूब है, ये क्यूब है, अगर इसमें एटम को रखा जाए, यहाँ पे एटम, यहाँ पे एटम, ये तो कॉर्नर के एटम हो गए, ये कॉर्नर के एटम हो गए। इसमें कितने फेस हैं, एक तो ये वाला फेस है, एक इसके पीछे वाला फेस, एक बगल वाला फेस, एक इस बगल वाला, एक ऊपर एक। मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं एक क्यूब हूँ तो मेरे इधर एक फेस है, इधर एक फेस है, एक सामने फेस है, एक पीछे फेस है, एक ऊपर फेस है और एक नीचे, टोटल 6 फेस है। एक बॉक्स में, एक क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं। अगर मैं आपको बॉक्स दिखाऊं तो आप सपोज करो ये आपका बॉक्स है,
इस बॉक्स में कितने फेस हैं? इस बॉक्स में आप देख रहे हैं टोटल 6 फेस है। एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये फेस और एक ये फेस। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेस हैं। और इसी 6 फेस के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 अपोजिट फेस पे ही हम क्या करेंगे। जैसे अगर हम लोग इस पे एटम को रख रहे हैं, इस पे एटम को रखेंगे, इसका अपोजिट फेस ये है। अगर इस पे रख रहे हैं तो इस पे रखेंगे, इस पे रख रहे हैं ये सामने वाला, अगर इस पे रख रहे हैं तो इसके पीछे वाले को में रखेंगे। तो आपको पता है ये तो 1/8 हिस्सा आ रहा है, 1/8 1/8 1/8 हिस्सा आ रहा है, ये भी 1/8 हिस्सा आ रहा है, ये 1/8 हिस्सा आ रहा है, ये भी 1/8 हिस्सा आ रहा है, ये 1/8 हिस्सा, ये भी 1/8 हिस्सा। बट फेस वाला कितना आएगा आपको पता है? अगर फेस की बात करूं, अभी मैंने आपको बताया कि ये जैसे क्यूब है, यहाँ पे अगर एटम रखा जाए तो इसके सामने भी एक क्यूब है, अर्थात वो जो एटम इस पे रखा जाएगा इसका भी होगा और इसके बगल वाले का भी होगा। अगर यहाँ पे एटम रखा जाए तो वो एटम जो होगा इसका भी होगा और इसके सामने जो रिपीटिंग यूनिट क्यूब है उसका भी होगा। या यहाँ पे एटम रखा जाए तो इसका भी होगा और उसका भी होगा। जैसे सपोज करो ये दीवार है, अगर इस दीवार में यहाँ पे एटम रखा जाए तो इस रूम का भी एटम 50% होगा, इसके बगल में भी 50% जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 50% यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 1/2 हिस्सा आ रहा है, सॉरी 1/2 अर्थात 50% आ रहा है, और ये भी 1/2 अर्थात 50% आ रहा है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हो जाएंगे? Z इक्वल टू हो जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 2। तो कितने हो जाएंगे? 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ गया? 2 आ गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 आ रहे। नेक्स्ट आपका होता है इन द सेंटर। नेक्स्ट आपका होता है 4th इज इन द सेंटर। इन द सेंटर यूनिट सेल। इन द सेंटर में क्या होता है, एटम्स आर एट कॉर्नर प्लस एटम्स तो सभी कॉर्नर पे होंगे, एटम्स जो होंगे सभी कॉर्नर से होंगे। और यहाँ पर क्या होने वाला है, एटम्स आर एट कॉर्नर अच्छा ये जो होगा ये इन द सेंटर था, सॉरी ये इन द सेंटर था। इन द सेंटर में आपको बताया गया एटम्स आर एट कॉर्नर प्लस 1 अपोजिट फेस, ये इन द सेंटर का हुआ। 1/8 हिस्सा कॉर्नर वाला जाएगा और 2 अपोजिट फेस पे हम रखेंगे तो 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इन द सेंटर के बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे किसका, फेस सेंटर। इन द सेंटर को EC बोलते हैं, फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है, एटम्स आर एट कॉर्नर, एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर प्लस एटम्स आर एट ऑल फेस, सभी कॉर्नर पे होंगे और सभी फेस पे होंगे। चलिए बनाते हैं। ये आपका क्यूब है, ये क्यूब है। इस क्यूब में ये एटम्स होंगे, ये एटम होंगे। इस एटम का आपको पता है 1/8 हिस्सा जा रहा है, 1/8 हिस्सा सबका जाएगा। और यहाँ पर फेस पे, प्रत्येक फेस पे एटम होंगे। अगर ये एक फेस है, इसके फेस पे एक एटम है, ये एक फेस है इसके पीछे वाला, यहाँ भी एक एटम है। आपको पता है एक फेस का कितना आ रहा है, 1/2 हिस्सा आ रहा है। कितने फेस है, 6। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना आ रहा है, 1/8, 8 कॉर्नर है। 1/8 कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है, प्लस फेस कितने हैं, 6 है।
6 इंटू कितना कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 8 8 1 हो गया, 2 3 6 हो गया। तो टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितने, इफेक्टिव एटम कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एटम किस में आते हैं, फेस सेंटर्ड में। इसको FC बोलते हैं या FCC बोलते हैं। ओके, ये मैंने आपको बताया एक क्यूब में इस तरीके से 4 तरह के अरेंजमेंट होता है। आपने देखा कि ये एक क्यूब जो होता है ये 4 प्रकार से होते हैं, लेकिन एक क्यूब जो होता है 7 प्रकार के अरेंजमेंट दिखाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे क्यूबिक आपने देखा, क्यूबिक में अगर क्यूबिक में देखा जाए तो टोटल जो होते हैं 3 पाए जाते हैं, सिंपल पाया जाता है, फेस सेंटर्ड पाया जाता है और बॉडी सेंटर्ड पाया जाता है। क्यूबिक जो होता है वो सिंपल तरीके से भी रहता है, फेस सेंटर भी होता है, बॉडी सेंटर्ड भी होता है। पहला हो गया। दूसरा आपका जो है टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल, ये टेट्रागोनल जो होता है सिंपल होता है और बॉडी सेंटर होता है। टोटल अरेंजमेंट इसमें 2 होते हैं। तीसरा आपका होता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में भी सिंपल और इंड सेंटर होते हैं। टोटल 2 होते हैं। इसके बाद होता है आर्थोरोम्बिक में टोटल पाया जाता है, सिंपल पाया जाता है, बॉडी सेंटर पाया जाता है, फेस सेंटर पाया जाता है, इंड सेंटर पाया जाता है। 4 हो गए। 4 टाइप का अरेंजमेंट इसमें होता है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसमें चारों प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है, तो आर्थोरोम्बिक में। इसके बाद जो भी हैं, चाहे वो हेक्सागोनल हो या रोम्बोहेड्रल हो या फिर सिंपल टाइप का हो, ट्राइक्लिनिक हो, ये सभी जो होते हैं सिंपल टाइप का अरेंजमेंट शो करते हैं, सिर्फ सिंपल टाइप का अरेंजमेंट। ओवरऑल इनके पास भी कितने हो गए, 1 हो गया। तो देखो हमारे ये जो 7 प्रकार के क्यूबिक होते हैं, ये 7 प्रकार के क्यूबिक में अलग अलग अरेंजमेंट होता है। अगर मैं टोटल ब्रेविसेस की बात करूं, इसमें टोटल ब्रेविस कितना होता है, तो इसमें कितना टोटल ब्रेविस होता है, 3 2 5 2 7 4 11 12 13 14। टोटल ब्रेविसेस 14 होता है इन 3D के केस में। 3D के केस में टोटल ब्रेविसेस कितने होंगे, 14 होंगे। अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो एटम होंगे, आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अगर उनको पूरे यूनिट सेल में फैलाया जाए तो कितना स्थान को वो पैक्ड कर रहे हैं, वह इसकी क्या कहलाती है, पैकिंग फ्रैक्शन। एटमों के द्वारा जो पैक किया जा रहा है एरिया या वॉल्यूम, उसका और टोटल वॉल्यूम के रेशियो को पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। अर्थात पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम लोग 2D की बात करें, फॉर 2D के लिए, 2 डायमेंशनल के लिए, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑक्युपाइड बाई ऑल एटम्स अपॉन टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल। ये 2D के लिए डिफिनीशन हो गई। अगर हम लोग फॉर 3D के लिए बात करें, फॉर 3D के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है वो ये है, यहाँ पे चूंकि 3D की बात होती है तो यहाँ वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम
occupied by all atoms upon क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए हम लोग एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2D यूनिट सेल के बारे में। 2D यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे 2D में। सबसे पहले देखो 2D को हम लोग दो तरह से अरेंज करते हैं। पहला है स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग में हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से, ये हमारा स्फेरिकल वॉल्यूम है, सॉरी स्फेरिकल ये एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको जो है मैं स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करना चाह रहा हूँ। ये स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर रहा है तो कितना ये एरिया जो है उस यूनिट सेल का ऑक्युपाई कर पाएगा, कितना छूट जाएगा। ये जो छूटी हुई एरिया होती है इसको वाइड्स बोलते हैं। तो आइए हम लोग बात करें, अगर इसमें हम लोग बात करें तो एक स्क्वायर बनाएंगे, ये एक स्क्वायर बन गया। अगर इस स्क्वायर के बारे में बात करें तो ये देखो, ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर की आप देख रहे हैं, ये स्क्वायर जो है इसकी अगर मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ ABCD, ये एक बन गया यूनिट सेल, ये एक बन गया यूनिट सेल। ओके अगर मैं स्क्वायर तरीके से ऐसा अरेंज करूं, स्क्वायर तरीके से अरेंजमेंट करना चाह रहा हूं, तो हमारे पास फार्मूला में क्या बन रहा है देखो। तो हम लोग देखेंगे यूनिट सेल इक्वल टू फॉर्म हो रहा है, यूनिट सेल इक्वल टू ABCD, सॉरी ABCD यूनिट सेल बन रहा है। ये दूरी इसकी क्या कहलाएगी, R है, और ये भी दूरी क्या कहलाएगी, R। तो टोटल दूरी कितनी कहलाएगी, 2R। और इसी तरीके से इसकी भी दूरी क्या हो जाएगी, 2R। क्योंकि ये 2D में हमको क्या क्या होना पड़ता है, इसकी भी और इसकी दोनों पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है A इंटू बी, A इंटू बी। ओके, A क्या है, 2R इंटू 2R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4R का स्क्वायर। ये आपका आ गया यूनिट सेल का एरिया। और ध्यान रखिएगा, अगर ये 4 एटम मिलकर एक यूनिट सेल बना रहे हैं तो एक एटम का कितना हिस्सा इसमें आ रहा है, एक एटम का अगर देखा जाए तो 1/4 हिस्सा आ रहा है। इफेक्टिव एटम कितने आ रहे हैं, इफेक्टिव एटम इक्वल टू 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 1। इस यूनिट सेल में सिर्फ एक ही एटम आ रहा है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक 4 एटम है, चारों एटम का सिर्फ 1/4 ही हिस्सा यूनिट सेल में आ रहा है। तो कितना आ जाएगा टोटल इफेक्टिव एटम, 1 आ जाएगा। और एक इफेक्टिव एटम्स आ रहे हैं तो उसका जो एरिया होगा, एरिया, उसका एरिया कितना हो जाएगा, πr² होगा, πr²। तो 1, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ 1 एटम इक्वल टू πr², πr² हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, अभी आपने देखा फार्मूला इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला मिला है, पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला मिला था, PF इक्वल टू क्या मिला था, एरिया ऑफ 1 एटम। 1 एटम का एरिया कितना है, एरिया ऑफ 1 एटम πr², और एक ही एटम इसमें इफेक्टिव आ रहे हैं, तो एक ही एटम इफेक्टिव आ रहे हैं 1 इंटू πr²। और फिर टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का टोटल एरिया कितना है, 4R²। तो ये हो जाएगा 4R², R² कैंसिल, π/4 इक्वल टू 3.14 अपॉन 4 हो जाएगा, 0.78 आ जाएगा। 0.78 का मतलब 78% जो है, अगर मैं स्क्वायर तरीके से अरेंजमेंट करना चाह रहा हूँ तो 78% जो होगा वो पैक कर पाएगा।
और इसमें जो होगा 22% जो होंगे वाइड्स होंगे, मतलब वह एरिया छूट जाएगी अगर मैं इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ। एक दूसरा तरीका होता है मेरे पास, दूसरा तरीका होता है स्क्वायर पैकिंग के बाद दूसरा तरीका होता है हेक्सागोनल तरीके से। हेक्सागोनल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हेक्सागोनल पैकिंग। 2D में दो तरीके हो सकते हैं पैकिंग कराने का, एक हो सकता है स्क्वायर पैकिंग, दूसरा हो सकता है हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग में हम लोग क्या करते हैं, अगर हेक्सागोनल पैकिंग कराएं तो ये एटम इस तरीके से अरेंज करूंगा। अब एटम यहाँ इसके नीचे नहीं लगाऊंगा, इसके बीचों बीच लगाऊंगा। इसके बीचों बीच लगाऊंगा। ओके, तो हेक्सागोनल पैकिंग में क्या होगा, ये हेक्सागोनल पैकिंग होगी। ये देखो ये एरिया आ रही है, ये एक एटम आ रहा है, 1 एटम पूरी तरह से आ रहा है, 100% आ रहा है। ओके, इसमें एरिया मैंने रख दिया, इसकी यूनिट सेल का नाम रखा ABCDEF। तो हमारे पास यूनिट सेल क्या बना, यूनिट सेल इक्वल टू ABCDEF। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं, तो हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल क्या बन रहा है, सपोज करो इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे ले लिया A, B और O, और इसकी हाइट मैंने H ले लिया, इसकी यहाँ पे हाइट H ले। इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया होगा। तो ये दूरी जो होगी ये होगी R और ये होगी R, टोटल कितना हो जाएगा 2R, ये भी आपका हो जाएगा 2R। तो क्या हो सकता है, बेस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2R इंटू H, हाइट इसकी H है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें एक थीटा भी बन रहा है। थीटा ये सामने क्या है, इसका लंब है और ये आधार है। तो आपको फार्मूला भी पता होगा, लाल बटे कक्का, ये लंब बटे आधार, ये साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो जरा, ये इसका सामने वाला लंब है, ये आधार है, तो साइन थीटा हो जाएगा, थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा H/2R, H/2R, चूंकि H क्या है, इसका लंब है, 2R क्या है, इसका आधार है, H/2R। और यहाँ चूंकि थीटा 60 डिग्री का है, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो इन दोनों को इक्वल कर लें, √3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, H/2π। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2H इक्वल टू √3/2π इंटू ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इक्वल टू √3π हो जाएगा। H की वैल्यू आ गई √3π, 2π नहीं 2R है, सॉरी ये R है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3R। अब इस हाइट की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू 2R इंटू √3R। 2 कैंसिल हो जाएगा, R का मल्टीप्लिकेशन R में हो जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया मिला ट्रायंगल का ABO का, वो कितना मिला, मल्टीप्लिकेशन किए √3R का स्क्वायर, √3R का स्क्वायर। अब जरा आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग चूंकि अभी तक एक ही इसी की एरिया निकाले,
इस तरीके से कितने ट्रायंगल बनेंगे? देखो ये भी ट्रायंगल बनेगा, ये भी ट्रायंगल बनेगा, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल और ये भी। तो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनिट सेल इक्वल टू 6 इंटू ट्रायंगल ABU ट्रायंगल। चूंकि इस ट्रायंगल का 6 है इस एरिया में, तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू √3 r का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 √3 r का स्क्वायर। ये एक एरिया का ट्रायंगल आ गया, एक एरिया इस पूरा यूनिट सेल का एरिया आ गया। अब एक एटम जो है, अच्छा इसमें कितने इफेक्टिव एटम आ रहे हैं? तो अगर इफेक्टिव एटम की बात करें तो यहाँ पर ये एक एटम आ रहा है और ये 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। इफेक्टिव एटम इक्वल टू 1/3 इंटू 6 प्लस 1, 3 2 6 इक्वल टू 3। ये कैसे आ गया? चूंकि इसका 1/3 आ रहा है, इसका 1/3 आ रहा है, इसका 1/3, इसका 1/3, इसका 1/3, इसका 1/3, तो कितने आ रहे हैं? 1/3 कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो 1/3 इंटू 6 एटम आ रहा है और एक पूरा एटम आ रहा है, तो प्लस 1। इफेक्टिव एटम कितने आ गए? 3। एक एटम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ 1 एटम इक्वल टू होता है πr²। तो 3 एटम का कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ 3 एटम, एरिया ऑफ 3 एटम इक्वल टू हो जाएगा 3πr²। 3πr² हो जाएगा। अब हमारे पास एटम का भी एरिया आ गया और यूनिट सेल का भी एरिया आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू होता है एरिया ऑफ टोटल एटम, तो 3πr² अपान उस क्यूब का एरिया, तो 6 √3 r का स्क्वायर। ये r² कैंसिल, 3 2 6 हो जाएगा। ये π/2 आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है तो 0.76 आ जाएगा नियर अबाउट, अर्थात 76% आएगा। 76% जो है इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, 0.91 आ जाएगा, 0.91 आ जाएगा, अर्थात 91% इसके द्वारा पैकिंग होगी। इसमें जो वाइट्स होंगे वो सिर्फ 9% होंगे। अर्थात हमको मिला क्या कि ये इस तरीके से जो पैकिंग है इसमें वाइट्स कम मिल रहे हैं, तो हेक्सागोनल पैकिंग इज बेटर दैन स्क्वायर पैकिंग। ये पैकिंग क्या होती है? स्क्वायर पैकिंग से बेटर होती है।